वेलकम टू माय चैनल द इंटरेस्टिंग न्यूज। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गोल्ड के बारे में। देखिए, जब भी गोल्ड का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ज्वेलरी, है ना। लेडीज को हम घर में ज्वेलरी दिलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, है ना, तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। भाई ज्वेलरी तो आई गई घर में, लेडीज खुश भी हो गई, उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट कैसे? कि देखिए, गोल्ड की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और घर में ज्वेलरी आ जाती है तो लेडीज खुश भी हो जाती है, तो हमारे तो दोनों काम हो गए, है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे गोल्ड में हमारे को ये डर रहता है कि कहीं चोरी हो जाए या कभी कोई, है ना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पहन के जा रहे हैं तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट इससे करने में डरते हैं कि भाई जितना ज्यादा अगर ज्वेलरी वगैरह पहन लिया कहीं कोई चोरी हो जाए या बैंक में लॉकर में रखना पड़ेगा, है ना। तो फिजिकल गोल्ड चोरी हो जाने का काफी डर रहता है। तो अगर हम इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है गोल्ड ईटीएफ फंड्स या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, है ना। दोनों तरीके हैं जो भी हम करना चाहें। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ फंड्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे ना, अगर मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जाकर रिलायंस के शेयर परचेस कर लिए, तो जितने अमाउंट के मैंने शेयर परचेस किए उसकी उतनी यूनिट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई, है ना। उसी तरीके से अगर मुझे गोल्ड ईटीएफ फंड्स खरीदने हैं तो जो गोल्ड की जितनी वैल्यू है, मान लीजिए कि इसमें जो मिनिमम खरीदना पड़ता है वो 1 ग्राम खरीदना पड़ता है। अब 1 तोले की कीमत है 53,000 रुपए, तो 1 तोले में कितना होता है? 10 ग्राम। अब मिनिमम मुझे 1 ग्राम तो खरीदना पड़ेगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 5,300 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका मिनिमम परचेज वैल्यू कि भाई 1 ग्राम तो मुझे खरीदना पड़ेगा। अब क्या हुआ, चलो खरीद लिया। अच्छा, खरीदने के बाद अगर हम इसको कुछ टाइम रखने के बाद बेचते हैं तो कितना इसमें टैक्स लगेगा? देखिए, प्रॉफिट तो हो गई, तो कितना टैक्स लगेगा? अब मान लीजिए कि अगर मैंने इसे 3 साल के बाद बेचा तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, है ना। एक तरीके से कैपिटल गेन है। अगर मैंने कोई एसेट खरीदा है उसके बाद उसे बेचा है तो एक तरीके का कैपिटल गेन है। तो अगर उसको 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं, अगर मैंने उसको 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो उस पर कैपिटल गेन हुआ है ना। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 3 साल से ज्यादा हो गया इसको, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा? 20%। लेकिन अगर मैंने इसे 3 साल से कम होल्ड किया है और फिर बेचा है ना, मान लो कि अगर मैंने इसे 2 साल में ही बेच दिया तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा जो स्लैब है, स्लैब के अकॉर्डिंग इस पे टैक्स लग जाएगा। तो ये तो हो गया ईटीएफ गोल्ड फंड का। अब मान लीजिए कि इसमें अगर हम परचेज और सेल कर रहे हैं तो उसमें ब्रोकरेज भी लगेगी, है ना। एक ब्रोकरेज का खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये काफी सेफ होता है। इसके बाद लिक्विडिटी होती है इसमें, मैं कभी भी इसको बेच सकता हूँ, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। ओपन मार्केट है ना। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ फंड्स काम करते हैं। अब जैसे ना, अपना जो मेकिंग चार्जेस होता है फिजिकल गोल्ड, इसमें जो ज्वेलरी वगैरह बनती है उसमें भी तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, लेकिन इसमें तो कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, है ना। और ब्रोकरेज वगैरह लगती है, या अगर सेल परचेस करना है तो टैक्स लगता है, वो तो उसमें भी लगेगा। अब दूसरा तरीका होता है इसका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं कि देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो ये सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हमको इन्वेस्टमेंट तो जैसे जो गोल्ड की वैल्यू है उसी हिसाब से हम करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि 53,000 वैल्यू है तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो गोल्ड की वैल्यू उसी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है मिनिमम हमको कितना? 1 ग्राम तो करना ही है, और मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए, मतलब जैसे आम आदमी उसके लिए मिनिमम तो 1 ग्राम है और मैक्सिमम कितना है? 4 किलो। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट वगैरह है तो उसके लिए मैक्सिमम कितना होता है? 20 किलो। मतलब 20 किलो तक गोल्ड वो खरीद सकते हैं। और इंडिविजुअल कितना खरीद सकता है? 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकता है ना। मैक्सिमम बोल रहा हूँ ये मैं। और मिनिमम कितना है? मिनिमम तो 1 ग्राम है ही। तो इसमें क्या होता है कि अगर 5 साल तक मैंने उसको होल्ड करके रखा है और मैं उसको बेचता हूँ तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उसको मैंने 8 साल के बाद बेचा तो मतलब 8 साल तक वो लॉक हो गया। 8 साल तक लॉक होने के बाद अगर मैं उसको बेचता हूँ तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और वैल्यू तो 8 साल में वैसे भी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि इसमें 2.5 से 3% सेमी एनुअली ब्याज मिलता है, मतलब हाफ ईयरली, कि भाई इतना ब्याज हमको मिल ही जाएगा। 2.5 से 3% अगर हाफ ईयरली ब्याज मिल रहा है, उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गया कि भाई कैपिटल की वैल्यू बढ़ी। उसके बाद है ना, 8 साल के बाद अगर मैं इसको बेचूंगा तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, तो टैक्स भी बच गया, वैल्यू भी बढ़ गई। और जो 2.5% हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 1 साल का 5% इंटरेस्ट मान लीजिए, तो ये भी एक तरीके का अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें यूं भी होता है कि अगर ना जैसे जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ETF फंड्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, ETF फंड्स में क्या होता है कि हम SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं मंथली भी है ना ETF फंड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करके उन फंड्स को खरीद सकते हैं, जिससे हमें फायदा हो जाएगा कि भाई चलो अगर मैं छोटा इन्वेस्टमेंट करता हूँ धीरे धीरे करके, मेरी इतनी सैलरी नहीं है या इतना मैं नहीं बचा पाता हूँ कि मैं एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैं धीरे धीरे करके भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ और फिर मुझे उसकी वजह से क्या गोल्ड मिल जाएगा, तो गोल्ड हो जाएगा मेरा। तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है ना। ETF फंड्स में ETF फंड्स ही होते हैं जो इस तरीके की जो बेनिफिट्स देते हैं, या ETF FOF होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसी तरीके से ETF म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे हम SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके वहां पर डाल सकते हैं। तो हमने गोल्ड ले लिया। अब कंक्लूजन ये हुआ कि चलो अगर हमें फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है, अगर फिजिकल गोल्ड में हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ETF फंड्स में हम पैसे लगा सकते हैं। भाई अगर लिक्विडिटी मुझे चाहिए, अगर मुझे लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए, 8 साल का या 5 साल का लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए, तो और थोड़े से टाइम में अगर मैं पैसा निकालना चाहता हूँ, तो हम ETF फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ETF गोल्ड फंड्स में। और अगर मुझे अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि चलो हम बड़े टाइम तक पैसा रख सकते हैं, तो हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जा सकते हैं और उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा, है ना, एग्जेम्पशन होगा। तो ये तरीके का बहुत अच्छी तरीके का इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में। इसके बाद इसका एक फायदा और होगा कि देखिए अगर मुझे लोन लेना है तो मैं इसको गिरवी रख के भी लोन ले सकता हूँ, जैसे कोलेटरलाइज्ड होता है ना लोन, कि भाई अगर मेरे पास ETF फंड्स पड़े हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पड़े हैं, तो उसको मैं गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। तो ये भी एक फायदा हो गया। तो इसके लिए हमें क्या है कि ETF फंड्स या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और 8 to 10% एक्सपोजर हमारी इन्वेस्टमेंट का जो 8 to 10% पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो इसमें कोई है ना रिस्क नहीं है, उसके बाद वैल्यू जो है वो जल्दी बढ़ती है ना, और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें गोल्ड में नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।